सो हेलो एवरीवन, आ चुका हूँ एक नई क्लास के लिए जो कि क्लास 9 हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। उन बच्चों की एक नई सीरीज चल रही है और ये जो सीरीज है 2026 के लिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत पीछे नहीं हो चुकी, ये नई सीरीज शुरू हो रही है अभी। जो बच्चे क्लास 9 में गए हुए हैं, ठीक है, जो क्लास 9 में पहुंच चुके हैं, उन बच्चों के लिए चल रहा है। जो कि आप बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि पुराना, ठीक है, तो 2026 के बच्चों के लिए चल रहा है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले अभी हमारे कितने 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा जो तीसरा लेक्चर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना चुके हैं 2 लेक्चर बन चुका है, 2 क्लास हो चुकी है। उसको आप देख के तब इस क्लास को शुरू करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप इसको पढ़ना चाहते हैं क्लास लेक्चर 3 को, तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो, डाउट आए। तो अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लेक्चर और हम जो बुक हमारी होगी, अगर हम अपनी बुक की बात करें तो क्या है, एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि जब वो जो आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, मतलब जो अपने स्कूल का एग्जाम देंगे, या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम देंगे, या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे, अगर आप 11th का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे जामिया होगी, एमई होगी, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का, या फिर आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम 10th बाद देना चाहते हैं, तो इन सब एग्जाम में जो आते हैं वो 9-10 के ही क्वेश्चन आते हैं। तो 9-10 के जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छी अच्छी इसमें कॉन्सेप्ट दी हुई, सिर्फ आपको समझना है, कोई बहुत टफ नहीं। आप एक अच्छे टीचर जब पढ़ेंगे, जब एक टीचर से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप खुद से पढ़ना चाहेंगे तो आपको डाउट बहुत से आएंगे। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो आप भी तैयार हो जाएं अपने कॉपी कलम के साथ। ठीक है, तो हमने से अभी क्या पढ़ा है, इसकी जो इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में पढ़े। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्या है, पदार्थ की भौतिक स्वरूप, मतलब पदार्थ जो है उसके भौतिक स्वरूप, मतलब पदार्थ के जो क्या है उसके प्रकार। ठीक है, भौतिक स्वरूप मतलब उसके जो प्रकार। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे जो हमारे पदार्थ हैं, पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक, कितने 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, ठोस, फिर क्या है द्रव, फिर क्या है गैस। ठीक है भाई, इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में, मतलब लेक्चर 2 में इनके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, और इसके बारे में डीपली अभी और आगे देखेंगे। क्योंकि जब अभी से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको यही चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही 2-3 महीने बाद शुरू करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा और तेज चलेगी क्लास। तो अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, और एक भी कोई ऐसी चीज नहीं जो कि छूट जाए। ठीक है, तो अभी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इनके बारे में मैं बता दिया हूँ। तो जो भौतिक स्वरूप होते हैं पदार्थ के, वो क्या होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ठोस होता है। ठीक है, एक क्या है हमारा ठोस है, फिर क्या है द्रव है, और गैस है। ये 3 मुख्यतः प्रकार। अब जो पदार्थ है, ठीक है, जो हमारे पदार्थ हैं वो किससे बने होते हैं, कण से। ठीक है, जो पदार्थ हमारे हैं क्या बने होते हैं, कण से बने होते हैं। इन कणों में जैसे हो गया परमाणु हो गया, अणु हो गया। इनमें क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होते हैं। और जैसे कि एक परमाणु क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, जिसमें किसी एक चीज ही कोई एक चीज होती है। ठीक है, तो मैं अब अपनी आगे क्लास शुरू करता हूँ। इसके भौतिक स्वरूप देख लिए। ठीक है, तो अब इनके बारे में हमने पहली क्लास में तो बात कर लिए, और अभी अगर ऐसी कोई ठोस द्रव की बात है कि तो ही आगे देखेंगे। तो क्या पहला है, जो पदार्थ कणों से मिलकर
बना होता है। जो पदार्थ होता है क्या होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। तो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ है कह रहे थे, जो बहुत विचारधाराएं प्रचलित दो तरह की थी। एक विचारधारा का मानना था जो हमारे पदार्थ हैं, जैसे एक पदार्थ है, ठीक है, तो ये कहा कि जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसी की तरह कुछ बना होता है। लेकिन कुछ अन्य विचारधाराओं का मानना था कि जो पदार्थ है रेत की सतह के कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक तो लकड़ी के छोटे टुकड़ों की तरह मान रहे थे, लेकिन जो दूसरी थे वो मान रहे थे कि जो क्या है रेत के कण, जो क्या है जो पदार्थ और रेत के कणों से बने हुए हैं। ठीक है, क्या थे, दो विचारधाराएं प्रचलित थी। क्या थी, दो विचारधाराएं। शुरू से मैं बताता हूं। पदार्थ के बनने की विचारधारा है, बनने की विचारधाराएं, विचारधाराएं। ठीक है, विचारधारा क्या थी, एक तो मानना था कि एक जो पदार्थ हैं ये पंच तत्व से बने होते हैं। पंच तत्व, इनमें क्या थे, अग्नि थी, जल था, वायु थी, आकाश था। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, और एक का क्या मानना था कि ये लकड़ी के टुकड़े के सतत बने होते हैं। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े के सतत होते हैं। और एक विचारधारा का मानना था कि क्या है, ये रेत के कणों की तरह होते हैं, कणों की तरह होते हैं। ठीक है, इसी पदार्थ के बारे में, ठीक है, ये जो पदार्थ है, ठीक है, जो ये पदार्थ है, ये जो पदार्थ है इसी के बारे में इतनी विचारधाराएं, इतनी सोचें थी। कोई कहता था कि इन पंच तत्वों के बारे में है, और ये जो पंच तत्व थे ये कुछ भारतीय, ठीक, कुछ भारत के दार्शनिक थे, इसमें दार्शनिक का मानना था। और कुछ क्या था, इन कुछ यूनान दार्शनिक का भी यही मानना था। ठीक है, यूनान दार्शनिक, इन दोनों का मानना था कि जो पदार्थ है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि लकड़ी के सतत होते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि रेत के सतत थे। लेकिन बाद में इन विचारधाराओं पर गलत कर दिया गया। ठीक है, क्या कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुछ और चीज के बने होते हैं। क्या होती हैं, वही पदार्थ क्या होते हैं, कण से बने होते हैं। ठीक है, जो सच में अभी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, कण से बने होते हैं। ठीक है, इन विचारधाराओं को नहीं माना गया। ठीक है, ये विचारधाराएं गलत हो गई। ठीक है, क्या सही हुआ कि जो पदार्थ हैं वो कण से बने होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ हैं वो कण से बने होते हैं। ठीक है, ये अब आपको याद रखना, इन सब में आप फंस सकते हैं एक समय के लिए। जो एनसीईआरटी में ये मेन कंसेप्ट है कि जो पदार्थ हैं वो क्या है, कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत या कणों से बने हैं। ठीक है, ये क्या है, जो पदार्थ हैं वो जो जैसे मैंने भी बताया कि जो पदार्थ हैं आपके, ठीक है, ये जो पदार्थ हैं ये क्या है, सतत कणों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं नोट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी नोट कर लें, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पदार्थ है सतत कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बना होता है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको लिखे ना लिखें, लेकिन समझ लें कि ये जो थ्योरी थी ये गलत थी। ठीक है, लिखे, अगर लिख लिए तो इसको गलत कर। ठीक है, कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक, तो फिर मैं अब आपको एक क्रियाकलाप के बारे में बताता हूँ, जो पदार्थ है। ठीक है, कह रहा है कि 100 ml का बीकर ले, इस बीकर को
जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। ठीक है, कह रहा है कि एक क्या लें, बीकर लें और 100 ml का बीकर लें, उससे बीकर में जल से आधा भर दें। ठीक है, जो बीकर लें उसको क्या करें, 100 ml पानी यानी आधा उसका बीकर को आधा जो रहे उसको भर दें। फिर जहाँ पे जैसे क्या है, एक बीकर लिया ऐसे, ठीक है, इसका आधा ऐसे भर दिया पानी से, फिर यहाँ पर निशान लगा दिया। ठीक है, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ से मदद से जल में घोल दें। ठीक है, दिए गए नमक या शर्करा, नमक या शर्करा, शर्करा मतलब वही होता है क्या, शर्करा यानी चीनी। ठीक है, चीनी। ठीक है, चीनी को क्या करें, जल में घोल दें, नमक लें या फिर शर्करा लें। ठीक है, फिर के जल के स्तर में आइए बदलाव पर ध्यान दें। ठीक है, फिर जब उसको क्या करें, पानी को हिला दें, नमक या शर्करा डाल करके हिलाने के बाद क्या देखते हैं कि आपके अनुसार नमक या शर्करा में क्या हुआ, एक कहा गायब हो गए, क्या जल के स्तर का कोई बदलाव आया कि नहीं। अब मैं इस क्रियाकलाप को आपको थोड़ा यहाँ बताऊंगा, फिर आपके सामने ला के दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक बीकर ले, ठीक है, क्रियाकलाप, ठीक है, एक बीकर लिया, अब इसके लिए क्या किया, 100 ml पानी डाल दिया इसमें, कितना, 100 ml। ठीक है, अब इस बीकर में हमने इस 100 ml के बीकर के पानी में क्या डाल दिया, नमक। ठीक है, नमक, नमक डालने के बाद जो हमने देखा कि इस बीकर के अंदर क्या है, एक लोहे की छड़ से इसे हिला उला दिया तो क्या हुआ, सब कुछ क्या था, जो नमक था वो सब मिल गया। ठीक है, उस पानी में क्या किया, जो नमक था वो मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे आपको नमक बिल्कुल नहीं दिखेगा, जिसे मैं आपके सामने लाके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा नोट करते नहीं, फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, थोड़ा पानी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो मैं भी अब आपके सामने एक हल्का सा, आप भी घर पर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा मैं इतना नमक लिया। ठीक है, जब मैं इसके अंदर नमक डाल दिया, ठीक है, नमक डाल दिया तो आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, हल्का हल्का क्या हुआ, नीचे दिख रहा होगा। जब मैं इसको इससे चलाऊंगा कुछ देर तक, जो ऐसे चलाया थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप देख सकते हैं कि क्या है, नमक के जो कण हैं पूरे इस पानी के अंदर मिल गए, आपको नमक के एक भी कण नहीं दिखा देंगे। ठीक है, नमक के क्या है, एक भी कण नहीं दिखा रहेंगे। तो फिर क्या हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो मैं एक बार आपको फिर दिखा दूं कि इसके अंदर कोई भी नमक के कण नहीं दिख रहे हैं। तो आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप यहीं पे, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप घर पे कर करके इसको देख सकते हैं। आप स्टील के गिलास में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम स्टील भी कर सकते हैं लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं शीशे गिलास में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दिखेगा, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे कि नमक के एक कण भी आपको उस गिलास में नहीं दिख रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये ध्यान रहे कि जो पदार्थ है वो कण से मिले। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक है, इस विचारधारा को हमें करने के लिए क्या है, हमें समझना होगा कि जो भी पदार्थ हैं वो क्या किससे मिलकर बने हुए हैं, कणों से मिलकर के बने हैं। जितने भी आपको पदार्थ दिख रहे हैं आसपास, अपने घर के आसपास, सभी पदार्थ हैं जो वो क्या है, कणों से मिलकर के बने हुए हैं, होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए जो मैंने भी आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब देख ले कि ये पानी है। ठीक है, ये पानी है, जब इसके अंदर नमक डाला गया तो आप देख सकते हैं कि जो ये दिख रहा है, ठीक है, एक सेकंड, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जूनियर, ठीक है, आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुक में जब देखेंगे आप
यहाँ पर तो कुछ कण दिख रहे होंगे, ठीक है, कुछ कण दिख रहे होंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इसको चलाया गया, ठीक है, जब इसको शीशे की छड़ से चलाया गया तो इसके कण क्या है, पूरा इसके अंदर मिल गए, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो जाकर के जो नमक के कण थे उसके अंदर सम्मिलित हो गए, समावेशित हो गए, यानी मिल गए, ठीक है। तो कह रहा है जब हम जल के नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ हमारे होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन जो पदार्थ सबसे पहली बात क्या, कण से बने होते हैं, लेकिन उन कणों में क्या होते हैं, कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिससे कि जब हम दूसरे कोई कण डालते हैं कि दूसरे पदार्थ के कण उसमें सम्मिलित करते हैं, उनमें मिलाते हैं, तो क्या उसी कण भी जाकर के उसमें मिल जाते हैं, जिससे हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है, पदार्थ के अभी तो हमने जान लिया कि जो पदार्थ है वो कण से बने होते हैं। आप इस क्रियाकलाप से समझ सकते हैं कि जो पदार्थ हमारे क्या हैं, कण से मिलकर के बने हैं, लेकिन वो जो पदार्थ हैं, जो पदार्थ के कण है वो कितने छोटे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे, ठीक है। फिर इस उपरोक्त घोल से 10 ml निकालकर उसे 90 ml घोल में मिला दें। इसी प्रकार 5 से 8 बार तनिकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया है 100 ml जल दिया है, ठीक है, जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब आप यहाँ देखें बोर्ड पर, ठीक क्या है, एक आपने ऐसे बी कर लिया, ठीक है, इसके अंदर 100 ml पानी लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, पोटेशियम, क्या करना है इसके अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्या किया 100 ml पानी, 2 या 3 क्रिस्टल, ठीक है, 2 या 3 क्रिस्टल, इसके अंदर 2 या 3 क्रिस्टल डाल दिए, किसके, 2 या 3 क्रिस्टल मतलब टुकड़े, ठीक है, 2 या 3 क्रिस्टल यानी 2 या 3 टुकड़े पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर जब हम डाल देते हैं 100 ml पानी के अंदर, तो देखते हैं कुछ इसका रंग क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है, ठीक है, कुछ इसका रंग क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। जिससे मैं देख लूं, मतलब कोई भी रंग हो सकता है, समझाने के लिए से कर लिए कि इसका रंग रंगीन हो गया, ठीक है, इसका रंग क्या हुआ, रंगीन हो गया। अब क्या हुआ, जब इसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल डाला पानी के अंदर, तो क्या हुआ, इसका रंग रंगीन हो गया। अब इसमें से क्या किया, 10 ml निकाल लिया, 10 ml निकाल लिया और यहाँ पर 90 ml जल ले लिया, 90 ml क्या लिया, जल ले लिया। फिर इसके अंदर यही 10 ml क्या किया, ऐड कर दिया, 10 ml ऐड कर दिया, फिर ये क्या हो गए, 100 ml हो गए। फिर इसको आप देखेंगे, जब इसके अंदर से क्या करेंगे, फिर इसके अंदर से 10 ml निकालेंगे, ठीक है, फिर इसके अंदर से क्या करेंगे, 10 ml निकालेंगे। पहले तो क्या किया, ठीक है, शुरू देखना, सबसे पहले क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml पानी में 2-3 टुकड़े डाला, ठीक है, 2-3 टुकड़े डालने के बाद कुछ रंगीन हुआ, ठीक है, फिर जो रंगीन हुआ उसके अंदर से 10 ml निकाल लिया, फिर 90 ml जल में डाला, फिर क्या किया, 90 ml जल में डाला, 90 ml में क्या डाला, 10 ml, ठीक है, फिर इसका रंग भी देखेंगे कुछ रंगीन हो जाएगा, ठीक है, कुछ इसका रंग भी रंगीन हो जाएगा। अब आप थोड़ा बुक का भी फोटो देखिए, ठीक है, क्या किया, इस 100 ml पानी लिया, फिर इसके अंदर क्या 2-3 टुकड़े डाला, ठीक है, क्या पोटेशियम परमैंगनेट डाला, फिर इसके अंदर से 10 ml लिया, 10 ml इसमें डाला, 10 ml क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट, और 90 ml क्या था, जल था। 100 ml, फिर इसके अंदर से 10 ml डाला, फिर इसके अंदर से 10 ml डाला, ऐसे ऐसे करते हुए क्या किया, 5 से 8 बार करना, 5 या 8 बार, तो देखेंगे कि लास्ट में आते आते क्या है, उसका रंग क्या थोड़ा बहुत हल्का सा रंगीन रहेगा, मतलब अपना बहुत हल्का सा गुण दिखाएगा कि हाँ इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, इतना समझ में आया होगा।
अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनकीकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक बार घोल का, पहले तो था कि बहुत डार्क था, फिर बहुत हल्का हुआ, फिर हल्का हुआ, हल्का हुआ, ऐसे क्या हुआ, बहुत हल्का हो गया। लेकिन ये अपनी गुण को दिखाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने गुण को खत्म कर दिया, हल्का हल्का अपने गुण को दिखाता रहा। फिर भी रंगीन पानी का नजर आता है। ठीक है, फिर भी क्या, लास्ट में रंगीन पानी का नजर आता है। अब देखिए, ठीक है, ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। ऐसे ऐसे करते क्या है, 1000 लीटर पानी भी रंगीन हो जाता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होंगे। एक कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये प्रयोग ये दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े 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 से क्रिस्टल क्या है, पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। कितना हो भी, 1000 लीटर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में कह रहा है कि क्या है, जैसे एक क्रिस्टल, ठीक है, एक इतना बड़ा क्रिस्टल है, इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म कण भरे हुए हैं। इतने बहुत ही ज्यादा कण हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर बहुत कम कण होते तब तक रंगीन नहीं होता, वो भी 1000 लीटर तक। क्या है, इसका छोटा सा कण क्या है, 1000 लीटर पानी तक को भी रंगीन कर दिया। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बिना सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन के माध्यम से। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, बहुत से कण मिलकर बने होते हैं। फिर अंततः क्या होता है, अंततः एक स्थिति, ठीक है, एक स्थिति में कण अपने छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाते। ठीक है, एक ऐसी स्थिति आती है जिनमें कण क्या है कि अपने छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं जाते। अब देखिए क्या था, जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml जल में डाला, फिर ऐसे ऐसे करते हुए आखिरी में क्या हुआ कि थोड़ा सा उसका रंगीन रंग दिखता, उसका रंगीन जो रंग था दिखता गया। क्यों? क्योंकि क्या है, जो कण होते हैं वे एक समय बाद विभाजित नहीं होते हैं। विभाजित होते होते एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे विभाजित नहीं होते, अपनी अंतिम स्थिति पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब, और जैसे आपने पोटेशियम परमैंगनेट को किया है, उसी तरह आप 2 ml डेटॉल से भी इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा क्रियाकलाप, ऐसा जो होता है एक्सपेरिमेंट, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसके बारे में समझते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इतने छोटे होते हैं। मतलब कि पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जो कि 10 पे पावर माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक का क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, अगर मैं एक कण को, ठीक है, एक कण को 1 अरब बार तोड़ूं तब जाकर के मुझे कुछ उसका एक टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो इतने छोटे इसके होते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाल करके लिख लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका एक बन सकता है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। ठीक है, जिस तरह क्या होती है, हर चीज के एक गुण होते हैं, तो पदार्थ के भी एक गुण होते हैं। ठीक है, हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है, गुण होता है। इसी तरह क्या होता है, इसका भी कुछ गुण होता है। ठीक है, तो जो पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण हैं उनके बारे में देखता हूँ, तो आप ये थोड़ा बना लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या था, पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण, धातु के अभिलक्षणिक गुण, पदार्थों के अभिलक्षणिक गुण। अभिलक्षणिक गुण,
ठीक है, क्या है, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, जिस तरह अगर मेरे पास ए पेन है, या फिर मेरे पास ए बोर्ड है, या फिर मेरा ही, या फिर आप ही का, हर एक आदमी के एक अच्छे और एक कुछ बुरे गुण होते हैं, मतलब कुछ अच्छाई कुछ बुराइयां होती हैं, तो हम इनके गुण के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, इसका भी कुछ गुण है, लिखने का काम आता है। ठीक है, लिखने का काम आता है, बोर्ड का भी कुछ गुण होगा। ठीक है, फोन का कुछ गुण होगा। उसी तरह जो हमारा पदार्थ है, ठीक है, उसका भी कुछ गुण होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, इसके पहले क्या थे, पदार्थ के कणों के बीच, ठीक है, थोड़ा मिल के लिखे क्या था पहला, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने क्या किया, पानी की एक बूंद भी हमने पढ़ा था कि पानी की एक बूंद भी क्या है, वो एक पदार्थ है, यानी वो एक कण से मिलकर के बनी है। तो हमने क्या किया, जब पानी के अंदर नमक को घोला, ठीक है, नमक को घोला, पानी तो एक पदार्थ है, जब हमने उसके अंदर नमक को घोला, ठीक है, तो एक समय बाद जब हमने चलाया उसको चम्मच के माध्यम से, तो क्या क्या देखा कि उसके अंदर जो नमक था पूरा घुल गया, एक भी कण नहीं दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो जाकर के नमक के कण को पूरा घुल गया था, इसी नाते। तो वही कह रहा है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, फिर क्या है, पदार्थों के कण निरंतर, मतलब लगातार भी कह सकते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जिस तरह देखिए, अगर मैं अपनी एक क्लास में अगरबत्ती लगा दिया, ठीक है, तो उसकी क्या है, पूरी क्लास में महक जाएगी। तो जो उसके कण है वो क्या, निरंतर गतिशील है। ये नहीं कि मैं अगर एक जगह रख दिया तो उसकी महक वहीं पर रहेगी, उसकी गंध वहीं पे नहीं रहेगी, पूरी क्लास में एक जगह से हो जा रही है। तो क्या है, जो कण होते हैं वे निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे क्या है, अगर एक कण है, ठीक है, एक कण है, तो निरंतर क्या है, चलते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। अगर मैं एक ऐसे डब्बा लिया, उसके अंदर कुछ मतलब ऐसे छोटे छोटे चीज डाल दिए, उसको ऐसे हिलाया, तो क्या निरंतर हिलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे किया तो लगातार हिलते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो क्या है, उसी तरह क्या है, जो हमारा कण होता है पदार्थ का, वह निरंतर गतिशील होता है, मतलब इधर उधर चलता रहता है। ठीक है, इधर उधर ऐसे चलता रहता है, कहीं कभी इधर कभी इधर, तो कभी इधर, कभी इधर गया तो कभी इधर गया, कभी इधर गया कभी इधर, ऐसे क्या है, निरंतर गतिशील है, मतलब हमेशा ये गति कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा ये गति कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारी गंध अगरबत्ती की पूरे एक जगह से रख करके पूरी जगह, मतलब जो रूम जहां भी आप चाहते हैं जितने दूर में करने के लिए, उतने में लगभग पहुंच जाती है। ठीक है, और हमारी तीसरी पॉइंट क्या है, जो पदार्थ के कण है पदार्थ के कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो पदार्थ हैं उनके जो कण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे हमने ठोस के बारे में देखा था, ठीक है, वो तो आकर्षण बल था। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित मतलब अपनी तरफ खींचते रहते हैं, अपनी तरफ खींचते रहते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वे निरंतर ऐसे एक तरफ एक दूसरे के गति करते रहते हैं, मतलब आकर्षित करते रहते हैं, एक दूसरे के तरफ खींचते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, लेकिन अब बुक के माध्यम से भी बुक क्या कहती है उसके बारे में समझते हैं। क्रियाकलाप 1.1 1.2 में नमक, शर्करा, डेटाल, पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से सम्मिलित पानी में वितरित
हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे कि गर्मियों में क्या बनाए जाते हैं, जो चीनी और पानी के रस बनाए जाते हैं, तो उनमें देखेंगे कि कुछ समय तक चलाने के बाद क्या होते हैं, जो चीनी होती है वह पानी के अंदर घुल जाती है, जो कि 1% भी उसके कण नहीं दिखाई देते हैं चीनी के। या फिर अगर आप नींबू लें और पानी करें तो नींबू का रस डालने के बाद पानी में वो भी थोड़े समय बाद क्या होता है, पूरा घुल जाता है, वो भी नहीं दिखाई देता है। उसी तरह नमक भी है, ठीक है। तो क्या है, ये सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ के कण उनके बीच क्या है, रिक्त स्थान है। अब बात की जाए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि आप अगरबत्ती को एक एग्जांपल ले सकते हैं जो पदार्थ के निरंतर गतिशील होने का कारण बता सकता है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपके इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती को जला दें तो क्या होता है कि दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती रहती है। आपने प्रेक्षण नोट करें, ठीक है जी। आप क्या करें, आप एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें कुछ देर के लिए, फिर क्या करें, एक जलती हुई अगरबत्ती को रख दें, तो जो बुझी अगरबत्ती है उसके पास जाएंगे तो हल्की हल्की आपको उसकी खुशबू आएगी। लेकिन अगर आप उसको जलाकर कहीं रख देंगे तो क्या पूरे रूम में फैल जाएगी। तो आप कोई अपने घर पर, अपने कक्षा में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक रेखा जल से भरे गिलास में 2 बीकर लें। पहले एक बीकर को एक सिरे पे सावधानी से एक बोट डालें या नीली स्याही डालें, ठीक है, डाल दें और एक दूसरे में शहद डाल दें। इसको अपने प्रेक्षण कक्षा में या एक कोने में रख अपने प्रेक्षण को नोट करें, ठीक है। आप ये नोट खुद कर भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको एक नहीं 2 बीकर लेना, ठीक है। इस तरह 2 बीकर लेना है, ठीक है। एक में क्या करना है, आपको स्याही डालनी है, ठीक है। जब आप स्याही डालेंगे और शहद डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सा पहले मिले, ठीक है। एक क्या दही लिखा गया, क्या है, शहद, ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया है कि स्याही की एक बूंद डालने तुरंत बाद आपने क्या देखा, ठीक है। जब तुरंत आप डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत वह घुल जाएगा। लेकिन शहद की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा, कुछ देर बाद वह गलेगी, तुरंत उसके अंदर मिलेगी नहीं, कुछ समय लगेगा, ठीक है। स्याही के रंग को पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लग सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं, इसको तो हो चुका है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैं आपको एक समय के लिए आपको जो आज पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन भी करा सकता हूँ, ठीक है। जो भी नोट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ शुरू हुआ कि आज हमने पढ़ा पदार्थ के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात की थी, ठीक है। भौतिक स्वरूप का स्वरूप, ठीक है, भौतिक स्वरूप की बात हुई थी, ठीक है। तो क्या पदार्थ कण से मिले होते हैं, ठीक है, मिलकर बने होते हैं। उसके बाद क्या था, कई की विचारधाराएं प्रचलित थी उस समय पर, जब पदार्थ को लोगों ने देखा तो अपने अपने आधार पर बनाया, लेकिन बाद में क्या थी, कण से मिलकर के पदार्थ बना हुआ था, ठीक है। फिर बाद में क्या, पदार्थ सतत कणों से मिलकर बने थे। लेकिन जो आज हम लोग पढ़ते हैं वह क्या है, पदार्थ सतत कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके सामने दिखाया और इसमें भी समझाया, ठीक है। तो इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। फिर क्या है, जो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल से भी देखा कि जो कि उसके कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक समय बाद वे नहीं हो पाते। फिर उनके अभिलक्षणी गुण के बारे में देखा जो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। बस इतना ही था, फिर अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब दरिया में उतर गए हैं, सॉरी, जो समंदर में उतर गए हैं तो किनारा भी आएगा। आज वक्त तुम्हारा है, कल वक्त हमारा भी आएगा। तो कहते हैं जो आप शिक्षा अगर अच्छी आप प्राप्त कर ले रहे हैं तो आप कभी ऐसे बेरोजगार नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।